सो कुछ लोग अभी लेट आए ना, तो उनको फिर से समझाना पड़ेगा कि एक्सपोनेंट एंड पावर हम पढ़ रहे, तो इफ आई एम राइटिंग a टू द पावर ऑफ n, तो a टू द पावर ऑफ n मीन्स कि a इज बीइंग मल्टीप्लाइड n नंबर ऑफ टाइम्स। तो जैसे अगर 2 का स्क्वायर लिखा तो 2 इंटू टू भी राइट है, 2 की पावर 7 लिखा तो 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 7 टाइम्स, बिकॉज यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से हम किसी भी नंबर की पावर दे रखा होगा तो हम लिख सकते हैं, या तो हम रिवर्स भी लिख सकते हैं। अगर मैंने 2 इंटू टू इंटू टू 7 टाइम्स लिखा तो तुम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। सो यहाँ पे ये जो a होता है, दिस इज नथिंग बट द बेस एंड n इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट। फाइन। अब देखो, अब अगर मैंने तुमको बोला कि एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब एक्सप्रेस, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख रहा हूं, एक्सप्रेस क्या ले लेते हैं हम, लेट्स से 36, एक्सप्रेस 36 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखने का मतलब क्या, दैट सम नंबर a टू द पावर ऑफ n, इस टाइप पे लिखना है इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें पता है 36 नथिंग बट 6 का स्क्वायर, तो हम 36 को लिख सकते हैं ना, ये 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 लिख सकते हैं। सो दिस 6 टू द पावर ऑफ 2 इज नथिंग बट रिटन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब जैसे अगर मैंने बोल दिया कि लिख लो तुम 144 को इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सो नाउ अगेन हमें पता है कि 144 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, सॉरी 12 का स्क्वायर। सो हम इसको लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। तो ये तो मैं बहुत इजी इजी नंबर लिख रहा हूँ, तो जिसका स्क्वायर हमें ऑलरेडी पता है उस टाइप से। ठीक है, लेकिन इन जनरल अगर मुझे नहीं भी पता होगा तो आई कैन राइट इट बाय डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से तो लिख सकता हूं मैं, जैसे मैंने बोल दिया कि एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन से सेम, एक्सप्रेस 1296 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अब 1296 याद तो होगा नहीं कि किसका स्क्वायर होता है, राइट? तो हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट डूइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड आई थिंक प्राइम फैक्टराइजेशन तो सबको आता होगा। सो 1296 लिख लिया मैंने। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखो क्या होगा अभी। सो सबसे पहले दिस इज एन इवन नंबर, तो टू 2 से डिवाइड हो सकता है। सो दिस इज 2 6 जा, देन 2 4 जा 8, यहाँ पे कैरी ओवर 1 आएगा। सो दिस इज 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होगा। सो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, फिर कैरी ओवर 1 आ जाएगा, तो 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, है ना? आई थिंक आई एम राइटिंग इट करेक्ट कि नहीं, गड़बड़ कर दी ना मैंने? यस और नो? ठीक है, देन कितना आएगा ये 3, अब फिर से 2 से जाएगा। सो दिस हैज टू बी 2 8 1, फिर 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 एंड कैरी ओवर 2, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। देन क्या आएगा, 3 की पावर 3 9 जा 27, देन 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो इसका मतलब अगर मुझे 1296 को लिखना है तो 1296 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैन बी रिटन एज, देखो इस तरह से लिख लेते हैं पहले, 2 इंटू टू कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4, सो दिस इज 4 नंबर टाइम्स 2, देन 3 कितनी बार लिखा हुआ है, 4 टाइम्स, सो 3 इंटू 3। सो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 4, है ना? तो 1296 को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, सो दिस इज द वे आई कैन राइट इट। आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलो, नाउ बेस्ड ऑन दिस हम क्या कर सकते, वी कैन डू कुछ सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द सेंस कि देखो मैंने क्वेश्चन लिखा, एक्सप्रेस 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 16 by 81, express 16 by 81 as a power of a rational number, as a power of a
रैशनल नंबर, ठीक है, एज अ पावर ऑफ रैशनल नंबर। तो अब इसको लिखने के लिए क्या करेंगे हम? तो आई थिंक दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि 16/81 को अगर पावर ऑफ रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, सो व्हाट वी कैन डू इज कि पहले 16 को देखो। 16 को कैसे लिख सकते हैं हम? 16 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। अगर किसी को नहीं आता तो दे कैन डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। देन 81 पे आ जाओ, 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। सो दिस इज 3 2 जा 7 आएगा, फिर देन 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। इट मीन्स आई कैन राइट 81 एज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो कितनी बार लिखा? 4 टाइम्स। सो दिस इज 3 टू द पावर ऑफ 4। चलो, अब अगर मुझे 16/81 को लिखना है एज अ पावर ऑफ अ रैशनल नंबर, पावर ऑफ अ रैशनल नंबर का मतलब कुछ रैशनल नंबर और फिर उसकी पावर कुछ, तो 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 4। सो दिस इज नथिंग बट 2/3 होल टू द पावर ऑफ 4। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, राइट? होपफुली अंडरस्टूड, करेक्ट। तो इसी तरह से आई कैन राइट एनी नंबर, है ना। तो जैसे मैंने बोला कि, और एक क्वेश्चन लिख लिया मैंने कि फाइंड, ठीक है, देखो अब यहाँ पे जितना भी एक्सप्लेन किया उस हिसाब से वी कैन डू सर्टेन क्वेश्चंस, तो वो कर लेते पहले, देन विल मूव ऑन टू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लेते पहले। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ, क्यूब ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ -3/5, cube of -3/5 and fourth power of, and fourth power of 2/-3, 2/-3, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन को अगर हमने पढ़ लिया है तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें निकालना है दी प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ दिस एंड फोर्थ पावर ऑफ दिस। तो अगर इतना स्टेटमेंट पढ़े क्यूब ऑफ, सो क्यूब ऑफ -3/5, इसका मतलब वी आर सपोज टू क्यूब दिस नंबर -3/5, क्यूब का मतलब पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज नथिंग बट -3 इंटू -3 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू -3 टू द पावर ऑफ 3, ऐसा लिख लेते हैं इसको, एंड डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर ऑफ 3, ऐसे रहने देते हैं इसको। फिर फोर्थ पावर ऑफ, ठीक है, फोर्थ पावर ऑफ 2/-3 होल टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 नंबर ऑफ टाइम्स, एंड डिनोमिनेटर में आएगा -3 4 नंबर ऑफ टाइम्स, -3 4 नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, आ गया। नाउ आई कैन सी दैट न्यूमरेटर में तो 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस इज प्लस, अगेन प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, एंड देन अगेन माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, तो दिस विल बी 3 टू द पावर ऑफ 4, 3 टू द पावर ऑफ 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालने का मतलब -3/5 -3³ इंटू 5³ ये आ गया, है ना। ये यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा है हमने, सो इसका प्रोडक्ट निकाल देते हैं अभी। सो दैट इज नथिंग बट -3³ अपॉन 5³ इंटू फोर्थ पावर ऑफ 2/-3 की पावर 4, दैट इज नथिंग बट 2 टू द पावर ऑफ 4 अपॉन 3 टू द पावर ऑफ 4। सो दिस इज माय आंसर। इसको ऐसा छोड़ा तो भी चलेगा, एंड इफ यू वांट तुम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, बट एज इफ अभी रहने दो, अभी आगे इसको सिंप्लीफाई बाद में करेंगे, ठीक है। वो लॉज ऑफ इंडाइसेस पढ़ जाएंगे ना, तब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉ ऑफ इंडाइसेस बोल सकते हैं उसको, वो पढ़ेंगे तो अब कर लेंगे, ठीक है ना। अब यूजिंग एक्सपोनेंट एंड पावर, अब हम क्या कर सकते हैं? वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ द टाइप, अगर मैंने पूछा कि विच नंबर is
is greater, ठीक है, which number is greater, and the numbers I would be writing is first is 10 square and next is 2 to the power of 10. This is the question, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हमें पूछा है कि 10 स्क्वायर और 2 की पावर 10 में कौन सा बड़ा है। तो 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, दिस इज नथिंग बट 10 इंटू 10, ये आ जाएगा 100 के इक्वल। और 2 की पावर 10 पूछा है तो इसका मतलब 2 हैज टू बी मल्टीप्लाइड 10 नंबर ऑफ टाइम्स, तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो इसको। कितनी बार लिखा मैंने, 5 ऑफ 3 4 5 देन 6 7 8 एंड 9 एंड 10 आ जाएगा ना, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो दिस इज इक्वल टू 1024। नाउ यू कैन सी दैट कि 1024 तो क्या होगा, 100 से बड़ा होगा, तो मैं लिख लूंगा 1024 इज ग्रेटर देन 100। इट मीन्स 1024 के करस्पॉन्डिंग व्हाट आई हैव 2 टू द पावर ऑफ 10, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 10 स्क्वायर। आई थिंक इजी इनफ टू अंडरस्टैंड कि कैसे लिखा हमने, ठीक है। चलो, नाउ दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ एक्सपोनेंट। तो अब एक्सपोनेंट अगर हमें इतना समझ में आता है तो नाउ वी कैन राइट सर्टन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, क्योंकि इनका यूज करके वी कैन रिड्यूस द कैलकुलेशन, काफी सारी चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एंड क्वेश्चन में यही मोस्टली यूज होगा, यही से क्वेश्चन मिलेंगे तुमको इस टॉपिक में। नाउ फर्स्ट लॉ नंबर 1, that is कि if I have a to the power of m into let's say a to the power of n, a to the power of m and a to the power of n. Now everywhere when I'm writing this, a is an integer, a is a non-zero integer and m and n are whole numbers. तो यहाँ लिख लेते हैं, this is for a which is a non-zero integer, नॉन जीरो इंटीजर बोलने का मतलब क्या है कि a जीरो नहीं हो सकता, एंड m कॉमा n आर होल नंबर्स, फॉर दिस वी आर राइटिंग, ठीक है। चलो, तो अगर मैंने a की पावर m इंटू a की पावर n लिखा हुआ है, ठीक है, तो व्हाट वी कैन राइट दिस कैन बी रिटन एज a टू द पावर ऑफ m प्लस n, a की पावर m प्लस 1। तो क्या हुआ, ध्यान से देखो कि यहाँ पे बेस सेम था, बेस इज सेम a एंड a, तो राइट हैंड साइड में भी बेस a रहेगा, लेकिन पावर और एक्सपोनेंट वाज डिफरेंट एंड देयर वाज अ मल्टीप्लिकेशन साइन। सो दिस मल्टीप्लिकेशन व्हाट इट डज कि पावर को ऐड कर देगा, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे a मैंने नॉन जीरो इंटीजर लिखा, वो रैशनल नंबर भी हो सकता है, बट ठीक है, फॉर यू इट शुड बी इंटीजर ओनली। नाउ अगेन सेकंड लॉ में मैं क्या करता हूँ कि अच्छा पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसका एग्जांपल ले लूं, एक्सप्लेन करो सर। हाँ मैं कर रहा हूँ बेटा, ये लॉ बोल रहा हूँ ना आप एक्सप्लेन करने के लिए। देखो इसमें क्या है कि अगर मैंने a की पावर m लिखा हुआ है और इनटू a की पावर n, तो a को क्या बोलेंगे हम, a इज द बेस, ठीक है। तो इफ द बेस इज सेम और दी टू नंबर्स आर बीइंग मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन चल रहा है इनका, अगर ये दो बेस सेम है, उनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो, बस अभी सुनते रहो, एग्जांपल लो, मैंने लिखा 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर लेट्स से 5, तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 स्क्वायर एंड 2 की पावर 5, तो यहाँ पे फिर से बेस सेम है, बेस सेम है और पावर तो डिफरेंट है, पावर डिफरेंट हो सेम हो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो अगर ये बेस सेम है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 प्लस 5 एंड दैट इज नथिंग बट 2 टू द पावर ऑफ 7, ठीक है। चलो इसको है ना छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि फिर इसको वेरीफाई करने में भी सही आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर लेट से 2, ठीक है, या चलो 3 कर दिया, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर ऑफ 2 प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 5। तो अब तुम देखो कि यहाँ पे अगर LHS को देखोगे तो LHS में क्या लिखा है तुम्हारे पास, 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब। नाउ व्हाट इज 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2,
then multiplied by 2 क्यूब का मतलब क्या है, 2 is being multiplied 3 number of times, तो ये किसके इक्वल हो रहा है, 2 into 2 that is 4 into 2 is 8 into 2 is 16 into ये भी 2 है, 16 into 2 is 32. Now if you see the right hand side को चेक करो, RHS में क्या लिखा हुआ है, RHS में लिखा हुआ है 2 to the power of 5, that is nothing but 2 into 2 into 2, तो कोई भी समझ लेगा ना अभी, this is also equal to 32. तो LHS एंड RHS में सेम ही चीज लिखी हुई है, तो 2 to the power of 2 into 2 to the power of 3 is equal to 2 to the power of 2 plus 3, दैट इज व्हाट आई कैन राइट, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5. ठीक है, अगर मान लो मैंने इस तरह से लिख लिया अभी, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस मोर, कि अगर मैंने लिखा 2 की पावर 2 इनटू 3 की पावर मान लेते हैं 4. नाउ अब मैं इसको कुछ नहीं लिख सकता हूं, बिकॉज देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि दी बेस इज डिफरेंट, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, सो आई कैन नॉट राइट दिस एज एनीथिंग. इसको अगर कुछ मल्टीप्लाई करना है तो अगर अभी कोई स्टूडेंट इसको ऐसा लिख देते ना, देखो इस तरह से लिख लेंगे, वो क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 2 into 3 होता है 6 और पावर 2 plus 4. सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, मैं काट के यहाँ पे लिख लेता हूँ रॉन्ग. Why wrong? You can check for yourself कि अगर तुम 2 का स्क्वायर लिखोगे तो 2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 4 और 3 की पावर 4 होता है 81. 81 इंटू 4 करोगे तो यू विल गेट 324, और यहाँ पे देखो 6 की पावर 6 मिलेगा तुम्हें, 6 की पावर 6 करके देख लेना कितना आएगा, 6 का क्यूब भी 216 होता है, तो इसको और 216 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी अ वेरी बिग नंबर. ठीक है, सो दिस व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज रॉन्ग. हम ये प्रॉपर्टी तभी लगा सकते हैं जब बेस सेम होगा, अगर बेस सेम नहीं है तो वी कैन नॉट अप्लाई दिस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. ठीक है, आई थिंक नाउ इट शुड बी फाइन जितना मैंने एक्सप्लेन किया. चलो, नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस, तो अब हम आ जाते हैं सेकेंड लॉ पे. देखो सेकेंड लॉ में क्या है, सेकेंड लॉ में अगर मैंने लिखा a की पावर m, अब मल्टीप्लीकेशन लिखा था, अब लिख लेता हूं डिवाइडेड बाय a की पावर n. ठीक है, ऊपर में मैंने फर्स्ट लॉ में क्या लिखा था, मल्टीप्लीकेशन, नाउ आई एम राइटिंग डिवीजन. तो a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो अब की बात फिर से बेस तो सेम होगा, बेस सेम है ही, और डिवीजन है मल्टीप्लीकेशन की जगह, तो क्या हो जाएगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. तो दिस विल बी a टू द पावर ऑफ m माइनस n. समझ में आ रहा है क्या, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो पावर ऐड होती है, और अगर बेस सेम है और डिवीजन का साइन है तो देन पावर इज सब्ट्रैक्टेड या एक्सपोनेंट इज सब्ट्रैक्टेड. दिस इज माय सेकंड लॉ. इसका मतलब अगर मैंने अभी ऐसा एग्जांपल लिखा, मान लेते हैं मैंने लिखा 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2. ठीक है, नाउ सी दिस बेस इज सेम, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, बेस बोलने का मतलब जो a लिखा हुआ है, सो पावर अभी जो भी होगा पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 माइनस 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 2, है ना. अब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2. सो दिस एंड दिस आर एग्जैक्टली सेम थिंग, बस लिखने का तरीका अलग है. तो इसमें भी क्या होगा कि सिंस डिवाइड हो रहा है, बेस क्या है, सेम है, तो दिस विल बी 2 टू द पावर ऑफ 4 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2. ठीक है, दिस इज हाउ वी राइट इट. आई होप समझ में आ रहा है अभी कि हम कैसे कर रहे हैं इसको. यस सर. हाँ, अब चलो आगे, अभी पहले लॉ पढ़ लेते हैं पूरे, फिर एक साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, नाउ थर्ड नंबर का लॉ. थर्ड नंबर लॉ में क्या है, देखो अभी तक दो लॉ, दीज टू फर्स्ट टू लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि a की पावर m इंटू a की पावर n लिखा हुआ है, तो पावर ऐड हो गई कब, जब बीच में मल्टीप्लीकेशन था, और मल्टीप्लीकेशन की जगह अगर डिवीजन होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. ठीक है, अब मान लो इस तरह का कुछ लिखा है मेरे पास लिखा हुआ है a की पावर m, और इसकी होल पावर में लिखा है मेरे पास n. ठीक है, क्या लिखा हुआ है, a की पावर m एंड देन ब्रैकेट, और फिर उसकी भी पावर में n लिखा हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू a की पावर बेस, तो अभी इसमें बेस सेम डिफरेंट की बात ही नहीं है, कोई भी बेस लिखा हुआ है,
तो अब क्या हो जाएगा, ये पावर जो है ना m और n ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी. सो आई कैन राइट दिस एज a टू द पावर ऑफ m इनटू n, या सिंपल इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a की पावर mn, मतलब ये मल्टीप्लाई हो गई पावर्स. सो दिस इज माय थर्ड लॉ. बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं अभी इसको एग्जांपल लूं, मान लेते हैं मेरे पास लिखा हुआ है 3 की पावर 2 और होल पावर 2. सो आई कैन राइट दिस एज 3 टू द पावर ऑफ, ये 2 और 2 दो पावर्स है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2 इंटू 2. सो दिस इज 3 टू द पावर ऑफ 4, ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, मान लो अगर मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है 5 टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ 2. ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बेस 5 है और पावर 3 है 2 है, तो ये 3 और 2 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं. सो दिस इज नथिंग बट 5 टू द पावर ऑफ 6. आई थिंक नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि a की पावर m होल पावर n लिखा होगा तो a की पावर mn आ जाएगा वो, राइट. फाइन. नाउ दिस इज लॉ नंबर 3. अब आ जाते हैं लॉ नंबर 4 पे. लॉ नंबर 4 में क्या है कि अगर मान लो, देखो अभी लॉ नंबर 1 में क्या था कि बेस तो सेम थे. अब अगर मान लो यहाँ पे बेस डिफरेंट हो जाए, बेस डिफरेंट हो जाए, ठीक है, बेस डिफरेंट होने का मतलब क्या हुआ कि इस तरह से हो जाए a की पावर m इनटू, अब बेस b ले लेते हैं, b की पावर n. अब क्या होगा, अब पावर्स ऐड नहीं होगी. देखो मैंने यहाँ पे बताया था ना तुमको, यहाँ पे पावर्स ऐड नहीं हो सकती, ये पावर्स ऐड नहीं हो सकती इस तरह से. दिस इज रॉन्ग. तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें करने के लिए क्या है, अच्छा इसमें पावर को सेम कर देते, ठीक है, पावर को सेम कर देते, पावर शुड बी सेम. तो यहाँ पे भी m है और यहाँ पे भी n है, तो बेस डिफरेंट हो गया अभी लेकिन पावर सेम हो गई. तो व्हाट आई कैन डू इज नाउ कि मैं दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ a इंटू बी, और फिर होल की पावर में m लिख सकता हूँ. ये m को मैंने बाहर लिख लिया, तो मैंने क्या किया, बेस को मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर में m लिख लिया. दिस इज द लॉ नंबर 4. तो अगर एग्जांपल लेना है अपने को तो देखो एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं. मान लेते हैं मेरे पास लिखा हुआ है 2 की पावर 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की पावर 2. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, दिस कैन बी रिटन बाय यूजिंग दिस लॉ कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, सिंस पावर इज सेम, और जो पावर सेम थी वो यहाँ पे लगा दो. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू 3 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36. और अगर तुम वैसे भी कैलकुलेट करके देखते तो ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, एंड 9 इंटू 4 इज 36. सो व्हाट वी हैव रिटन इज करेक्ट. ठीक है, आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंड. दिस इज लॉ नंबर 4. फिर आता है, अच्छा इन रिलेशन टू दिस ओनली वी कैन राइट द नेक्स्ट लॉ. नेक्स्ट लॉ क्या हो सकता है, लॉ नंबर 5. इसमें क्या है कि अगेन अभी मैंने बेस को डिफरेंट रखा और इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लीकेशन आई एम यूजिंग डिवीजन साइन, तो मैंने लिख लिया b की पावर m. तो इसमें क्या होगा कि पहले a और b को डिवाइड कर दो, कर दिया सर, फिर क्या करो, होल की पावर m लगा दो, होल की पावर m लगा दिया. ठीक है, तो a इसको ऐसा लिखो, या फिर तुम डिवीजन साइन के साथ लिखना चाहते हो तो इसके साथ भी लिख सकते हो, दैट इज a डिवाइडेड बाय b होल पावर m, या इसको ऐसा भी लिख सकते a बाय b होल की पावर m. दिस इज द नेक्स्ट. ठीक है, तो आई थिंक अभी तो खुद ही समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि हम किस तरह से लॉ लिख रहे हैं और इसका यूज कैसे करेंगे. सो नाउ इफ आई हैव 2 स्क्वायर, या चलो हम ले लेते हैं 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर. तो अब क्या हो जाएगा, ये पहले मैं 3 और 2 को डिवाइड कर लूंगा और फिर पावर 2 लगा दूंगा. सो दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2, दैट इज 9 अपॉन 4. यस, तो 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 9 अपॉन 4. ठीक है, दिस इज लॉ नंबर 6. एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज 6th लॉ, कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है a की पावर 0 किसी भी बेस पे, अगर मैंने पावर 0 कर दिया तो दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1, ये हमेशा 1 के बराबर होगा. ठीक है, ये सारे के सारे लॉ यू आर सपोज टू रिमेंबर, ये मेमोराइज करने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे कि अगर मैंने a की पावर में 0 लगा दिया सो देन इट इज इक्वल टू 1. ठीक है,
सो आई थिंक ये 6 लॉज तो आप अभी याद कर सकते हो. दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर. नाउ अब हमें क्या करना है. नाउ वी आर सपोज टू डू क्वेश्चंस. ठीक है, अभी देखो इसका यूज कैसे करेंगे. नाउ विल डू क्वेश्चंस. एक एक करके क्वेश्चन करते हैं. पहले इजी करेंगे कुछ, फिर डिफिकल्ट भी करेंगे क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन मैंने लिखा सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई क्या लिखा जाए. 2 to the power of 5 into 2 to the power of 3 into 3 to the power of let's say 7. चलो. सो नाउ हाउ डू आई सिंप्लीफाई दिस. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए नाउ आई एम सपोज टू यूज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स व्हाट वी हैव स्टडीड. तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है. तो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कौन कौन से लॉज हमने पढ़े अभी देखो. एक लॉ हमने ये पढ़ा कि अगर a की पावर m लिखा हुआ है जो सबसे फर्स्ट लॉ था, एंड इफ आई हैव b टू a टू द पावर ऑफ n, दोनों बेस सेम हो, तो दिस कैन बी रिटन एज a टू द पावर ऑफ m प्लस n. पावर्स ऐड हो जाएंगी. सो कैन आई अप्लाई दिस लॉ ओवर हियर. यस आई कैन अप्लाई, क्योंकि देखो यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है. So if that is the case, this can be written as 2 to the power of 5 plus 3 into 3 की power 7 as it is आएगा. So now this is equal to what? 2 to the power of 8 into 3 to the power of 7. That's it. इसके आगे मैं इसको कुछ नहीं कर सकता हूँ. अगर दूसरा लॉ हमने मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्या पढ़ा था कि if I have, this was law number 1, if I have a to the power of m into b to the power of m, then I can write this as ab to the power of m. But in that case power should be same. यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है, so power is not same ना, तो मैं नहीं लिख सकता इसको. yes you can rejoin. आपके यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, so you can rejoin. I have checked. अगर सबके लिए लैग कर रहा होगा तो you can tell me. Is it lagging for everyone? यस सर, बीच बीच में हो रहा है. बीच बीच में लैग कर रहा है. नहीं, वो कुछ सेकंड का तो लैग होता है. दैट इज बिकॉज कि जब मैं लिखूंगा तो वो तुम्हारे तक पहुंचने में इट टेक्स अराउंड 10 सेकेंड्स. अगर 10-15 सेकेंड्स का तो लैग होता है इन जनरल. उससे ज्यादा होगा तो देन चेक करना पड़ेगा कनेक्शन. आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ. मेरे यहाँ पे तो सब कुछ सही लग रहा है. एवरीथिंग लुक्स फाइन. ठीक है, चलो देन लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question again, simplify itself. Simplify. मैंने लिख लिया 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 5. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे पावर 4 कर देते. पावर 4 कर दिया मैंने. अब देखो सबसे पहले कैसे करेंगे इसको. तो थिंक अबाउट इट कि अगर मैं फर्स्ट दो नंबर को देखूं तो यहाँ पे बेस सेम है 2 and 2. सो आई कैन थिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ कि a की पावर m इंटू a की पावर n. इसको क्या लिखा जा सकता है, a की पावर m प्लस n. सो दिस विल बी 2 टू द पावर ऑफ 3 प्लस 4. ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन चले गया और ये पावर्स ऐड हो गई. देन दिस मल्टीप्लीकेशन. अब फिर यहां से बेस सेम है 3 and 3, तो इफ द बेस इज सेम the powers will be added. So what will be this equal to? This will be equal to 2 plus 5. 2 plus 5. So now this is 2 to the power of 3 plus 4 कितना होता है 7. So this is 2 to the power of 7 into 3 to the power of 2 plus 5 is 7 again. So this is 3 to the power of 7. नाउ अगेन हमने फिर से प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास a की पावर m है इंटू b की पावर n है या m सेम, दिस इज इक्वल टू ए बी टू द पावर ऑफ m. तो यहाँ पे दिख रहा है कि पावर 7 या एक्सपोनेंट 7, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 into 3 whole to the power of 7. that is nothing but 6 to the power of 7. that is the answer. आई होप समझ में आ रहा है सबको कि कैसे लिखा जा रहा है. यस सर. ठीक है, चलो देन विल टेक
नेक्स्ट एग्जांपल, लेट मी सी क्या एग्जांपल लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। चलो अगेन सिंप्लीफाई, ठीक है। द क्वेश्चन इज 3 to the power of 7 upon 3 to the power of 6 into 3 to the power of 5, ठीक है। now everyone should do and tell me। चलो I'll give you some time। write the answer in exponential form only, आगे इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी का आंसर आगे का? तो चलो सबसे पहले अब देखा जाए इसको कि क्या लिखा हुआ है। 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 6 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 5, दिस इज इक्वल टू, अब सी द बेस ओवर हियर इज 3 और यहाँ पे भी बेस 3 है, तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, ये डिवाइड में लिखा हुआ है, किसके इक्वल होता है a टू द पावर ऑफ m माइनस n। बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 7 माइनस 6 इंटू ये 3 की पावर 5 एज इट इज, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 5। नाउ बेस सेम है फिर से, so powers can be added, so this is equal to 3 to the power of 1 plus 5 which is equal to 3 to the power of 6। I think easy है। किसी ने नहीं बताया मुझे, मुझे लगा कोई तो बता देगा, कोई बात नहीं। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछो मेरे से। देन आई विल गो टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिख सकते हैं हम कि सिंप्लीफाई, अगेन क्वेश्चन इज सेम, सिंप्लीफाई 2 to the power of 3 whole to the power of 5, ठीक है, ध्यान से देखना अभी, into 5 to the power of 7 and then into 3 to the power of 5, ठीक है। तो बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन पहले हमें ये सोचना चाहिए कि कौन कौन से लॉ हम यूज कर सकते हैं। तो देखो अभी हमने एक लॉ पढ़ा था a की पावर m होल टू द पावर ऑफ n, व्हाट इज दिस इक्वल टू? दिस इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय n। तो सेम थिंग वी कैन अप्लाई ओवर हियर, सो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और फिर पावर 5 है, सो दिस इज 3 इंटू 5, ठीक है। देन इंटू 5 टू द पावर ऑफ 7 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 5। नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी कैन डू, हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 15, 5 इंटू 3 इज 15 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 7 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 5। नाउ इसके आगे कुछ कर सकते हैं क्या इसको सिंप्लीफाई? कैन एनीवन टेल मी इसको सिंप्लीफाई कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते थोड़ा बहुत, अगर हम थोड़ा सा सोचे तो हम इसको थोड़ा सा कर सकते। क्या कर सकते? आई थिंक इसको इस फॉर्म में रखा तो भी चलेगा, बिकॉज अगर तुम मल्टीप्लीकेशन में है तो नाउ बेसिस आर डिफरेंट, यहाँ पे 2 है 5 है एंड 3 है, सो दिस इज डिफरेंट। आई थिंक यही तक रहने दो, दिस शुड बी द आंसर, इसके आगे कुछ नहीं करना है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई, अब लॉज ऑफ इंडाइस, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ही है इस चैप्टर में, इसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं, सो इस पे अपन अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो समझने में आना चाहिए। 3 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर ऑफ 3। चलो नाउ थिंक अबाउट दिस। अभी फिर से आई विल गिव यू 2 to 3 मिनट्स, मुझे आंसर बताएगा कोई, तो आंसर बताएगा।
Yes, I'm getting one answer, 3 की पावर 3. चलो, आई थिंक दिस इज वेरी इजी नाउ. ये बहुत इजी थी क्वेश्चन, हमने पहले कर लिया अभी. सो दिस इज, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स विल बी एडेड, 3 टू द पावर ऑफ 2 प्लस 4. ठीक है. देन डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर ऑफ 3. सो दिस इज 3 टू द पावर ऑफ 6 divided by 3 to the power of 3. So since it is division, powers will be subtracted, 6 minus 3. So this is equals to 3 to the power of 3. Answer. Yes, correct. चलो, now let's move on to the next. एक और कर लेते हैं, फिर विल चेंज द क्वेश्चन टाइप. 6 क्वेश्चन में मैंने लिखा सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई 4 to the power of 5 into a to the power of 8 into b to the power of 5 whole divided by 4 to the power of 4 into a to the power of 5 b square. This is what you are supposed to simplify. तो अभी देखो इसको कैसे करेंगे. Now सबसे पहले ये यहाँ पे 4 की पावर 5 इंटू ए की पावर 8 बी की पावर 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो कोई भी बेस सेम नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी तो काम ही नहीं करेगी. कोई बात नहीं. लेकिन डिवीजन वाली तो करेगी, क्योंकि ये 4 और 4 बेस सेम है. तो सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 5 माइनस 4. क्यों? बिकॉज दिस बेस वॉज सेम. अच्छा, इनटू, अब फिर से a की पावर 8 और a की पावर 5 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 8 माइनस 5, दैट इज पावर इज सब्ट्रैक्टेड, एंड इनटू फिर क्या लिखा हुआ है, b की पावर 5 और b की पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं b की पावर 5 माइनस 2. सो नाउ दिस इज 4 टू द पावर ऑफ 1, तो 1 लिखा नहीं तो भी चलेगा, एंड दिस इज a टू द पावर ऑफ 3 multiplied by b to the power of 3. So the answer is 4a cube b cube. ठीक है. चलो, now I'll take the next example over here itself. 7th, simplify. लिख लेते हैं 2 to the power of 0 plus 3 to the power of 0 and into 5, ऐसा कुछ. ठीक है. तो अभी क्या होगा, नाउ आई शुड नो दैट अगर किसी भी नंबर पे a की पावर 0 लिखा हुआ है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो यूजिंग दैट आई शुड अंडरस्टैंड दिस इज 1 plus 1 into 5. So this will be equal to what, 2 into 5, 10. 2 into 5 ना, 1 plus 1 is 2 and into 5. So ध्यान रखना कि क्वेश्चन में प्लस साइन दे रखा था ना बेटा, यहाँ पे प्लस साइन है ना, तो इसको 1 लिखा और इसको भी 1 लिखा, तो ये 1 और 1 तो ऐड हो सकते हैं ना, दैट इज 2. तो ये आ गया 10. ठीक है. आगे चलो. नाउ, हाँ, नाउ लेट्स चेंज द क्वेश्चन टाइप. अब एक्सपोनेंट लॉज अगर समझ में आए तो नाउ वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a. फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ मैंने लिख लिया कि 3 टू द पावर ऑफ लेट्स से 6 इज इक्वल टू 3 to the power of 2 whole to the power of a. दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है. तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो दिस इज द फर्स्ट टाइप वी आर डूइंग, मतलब ये पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं. तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आई कैन सी दी बेसिस आर सेम. यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कंपेयर दी पावर्स या वी कैन कंपेयर दी एक्सपोनेंट. तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6 इज इक्वल टू, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम वो प्रॉपर्टी लॉ यूज करें, दैट इज a टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n, दिस विल बी इक्वल टू a टू द पावर ऑफ mn. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 टू द पावर ऑफ 2a. नाउ कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट का मतलब दिस 6 एंड 2a, सिंस base are same, since base is same on both sides, on both sides. ठीक है. so what you will get, this will imply कि ये 6 और 2a लिखा हुआ है,
So since I am supposed to compare the exponents या powers, so यहाँ पे exponent क्या है 6 and this I can say is equal to 2a. So यहाँ से मुझे value of a कितना मिलेगा 6 divided by 2 and that is equal to 3. So this should be my answer. ठीक है. So this was a very easy question इस type का कि जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया कि अगर 3 की पावर 6 लिखा हुआ है इक्वल टू 3 to the power of 2 है तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं. ठीक है. अब इसी में अगर मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया तो क्या होगा देखो. नाउ द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द वैल्यू ऑफ p, the value of p if 5 to the power of 2p plus 1 is equal to 5 to the power of 2p plus 1 is equal to, या थोड़ा सा और इसको चेंज कर देते, is equal to चलो ठीक है पहले इसको ऐसे ले लेते हैं 5 to the power of 2p plus 1 is equals to 125. ठीक है. तो नाउ सॉल्यूशन. अब देखो, अब मुझे दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बेस तो सेम नहीं है बट मैं बेस को सेम बना सकता हूं. कैसे? मैं इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 2p प्लस 1 एंड आई नो दैट 125 क्या होता है 5 का क्यूब. तो दिस कैन बी रिटन एज 5 क्यूब. तो हो गया बेस सेम. अब अगर बेस सेम हो गया तो मैं पावर को कंपेयर कर सकता हूं. तो आई कैन राइट दिस एज 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 3. तो यहां से मुझे क्या मिलेगा 2p is equals to 2. तो p value is equal to 2 by 2 which is 1. आंसर है ना. सो इवन इफ द बेस इज नॉट सेम तो तुम्हें क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा कि ये जैसे 125 आ गया या 25 लिख दिया रहता मैंने तो यू कैन स्टिल कैलकुलेट. चलो नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10. Sir, I am not understand. Please explain again. कौन सा? ये क्वेश्चन नहीं समझा बेटा? Yes, sir. Question number 9. हाँ देखो, ये पता है तेरे को कि 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब. अगर मैं 5 इंटू 5 को करूंगा तो 125 आएगा. Yes, sir. आएगा. हाँ तो फिर ये 125 को 5 क्यूब लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है. तो अब देखिए ये बेस सेम है दोनों जगह. तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा कि इफ द बेस इज सेम आई कैन कंपेयर द एक्सपोनेंट्स. तो यहाँ पे एक्सपोनेंट 2p प्लस 1 है और यहाँ पे 3 है. सो आई कैन से दैट सिंस द बेसिस आर सेम तो एक्सपोनेंट शुड बी इक्वल. तो 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 3 लिख दिया मैंने. इसमें कोई दिक्कत? No, sir. हाँ तो अब अगर ये लिख दिया तो इस इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आएगा तेरे को फिर 3 माइनस 1. ठीक है. सो फ्रॉम हियर आई गेट 2p इज इक्वल टू 2. सो फ्रॉम देयर आई गेट p इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 डिवाइडेड बाय 2 इज नथिंग बट 1. इस तरह से आप समझ गया होगा शायद. Sir, now understood. नाउ अंडरस्टूड ना. ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ p if 15 by 9 एक मिनट 15 by 9 whole to the power of 3 then divided by 5 by 3 whole to the power of 3 is equal to 3 to the power of p. Now let's see how can we do this question. इसको कैसे करेंगे? टू डू दिस क्वेश्चन मुझे p निकालना है और p कहाँ दिख रहा है? राइट हैंड साइड में. नाउ राइट हैंड साइड में बेस कितना है? 3 है बट लेफ्ट हैंड साइड में तो मुझे बेस 3 दिखाई नहीं दे रहा है. तो हाउ डू वी डू दिस क्वेश्चन नाउ? तो सबसे पहले मुझे देखना चाहिए कि यहाँ पे 3 पावर है और यहाँ पे 3 पावर है. सो आई कैन थिंक ऑफ द प्रॉपर्टी a to the power of m divided by b to the power of m. This is equal to a by b या a divided by b whole to the power of m. So if I use this property या ये लॉ यूज करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं
कि 15/9 डिवाइडेड बाय 5/3 होल पावर 3, this is equal to 3 to the power of p. I think that should not be a problem. 5/3 लिखा क्या मैंने? अच्छा, वो 5/9 होना चाहिए. दिस शुड बी 5/9, नहीं तो आंसर नहीं आएगा तुम्हारा. इसको 9 कर दो. हाँ, ये 9 कर दिया मैंने. ठीक है, चलो. प्रॉपर्टी लगाने पे, लॉ लगाने में कोई चेंज नहीं आएगा. अब देखो, अब तुम्हें ये पता होगा कि अगर इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं. सो दिस इज 5/9 into 9/5. Yes or no? Whole power 3 is equal to 3 to the power of p. अब मैंने ये क्या यूज किया, ये पहले पढ़ चुके होंगे तुम, कि अगर a by b डिवाइडेड बाय c by d लिखा होगा तो इस डिवीजन को अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगा a अपॉन b. डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन आ गया तो c by d रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब d ऊपर चले जाएगा, c नीचे आ जाएगा. d अपॉन c. दिस इज समथिंग जो आपको पहले से पता होगा. यूज दैट. तो अब क्या होगा देखो, यहाँ पे ये 5 से 15 कैंसिल होके 3 देगा और ये 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज 3 to the power of 3 now is equals to 3 to the power of p. Now I can see that the bases are same, and if the bases are same, so I can compare the powers or exponents, so I'll get p is equals to 3. That is my answer, right? चलो, we'll do the next question. Question number 11. So similar kind of a question मैं फिर से करूंगा. Question number 11. मैंने लिखा कि if 9 cube into 27 square into 81 का square is equal to 3 to the power of 2k. Find k. Find k. तो अभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसने क्या लिखा हुआ है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 9 का क्यूब, 27 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 to the power of 2k. तो the given information in the question is that 9 cube multiplied by 27 square, right, and into 81 square is equal to 3 to the power of 2k. ठीक है, this is equal to 3 to the power of 2k. चलो, now 9 को क्या लिख सकता हूं मैं? सोचना पड़ेगा कि 9 को क्या लिख सकते हैं. 3 into 3, so this is 3 into 3 whole to the power of 3 into 27 का स्क्वायर है. 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 into 3 into 3. ये तो याद होगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हो तुम, है ना. जिनको 27 को क्या लिख सकते हैं समझ में नहीं आता, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो 3 into 3 into 3. उसी तरह से 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 into 3 into 3, 4 times 3 इसका स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3 की पावर 2k. देखो, now we can simplify this. So 3 की पावर 1 into 3 की पावर 1, so this is 3 to the power of 2 using the law of exponent whole power 3. Then this is what, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1. तो यहाँ पे 2 बार नहीं लिखा, 3 बार लिखा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये यहाँ पे आ जाएगा, बेस सेम है, 1 + 1 + 1 होल पावर 2 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 की पावर 1 + 1 + 1 + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 to the power of 2k. तो यहाँ पे आएगा 3 की पावर 6, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये. चलो, इसको भी एज इट इज करते हैं अपन, तो बाद में कर देंगे मल्टीप्लाई. 1 + 1, so this is 3 to the power of 2 होल पावर 3. फिर आएगा 3 की पावर 3 होल पावर 2 इंटू यहाँ कितना आएगा, 3 की पावर 4 होल पावर 2 इज इक्वल टू 3 to the power of 2k. अच्छा, अब ये कितना आएगा, 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर यहाँ पे कितना आएगा, 6 कहाँ से आ गया. चलो अगेन एक स्टेप और लिखना पड़ेगा.
सो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2 इंटू 3। क्यों? हम वो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं अभी, a की पावर m होल पावर n, दिस इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ m इंटू n। तो नाउ this will be again 3 to the power of 3 into 2, then into 3 to the power of 4 into 2, this is equal to 3 to the power of 2k। now ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 6 into ये कितना हो जाएगा 3 into 2 is 6, ये कितना हो जाएगा 8, 3 की पावर 8, this is equal to 3 to the power of 2k। yes, now again you can see that the base is same, so base is same, so what I can do, I can add the powers, I can definitely add the powers। तो अगर मैंने पावर्स को ऐड किया तो क्या आएगा मेरे पास, 3 to the power of 6 plus 6 plus 8 equal to 3 to the power of 2k। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 6 plus 6 is 12, 12 plus 8 is 20 equal to 3 to the power of 2k। नाउ आई कैन सी दैट कि अब अगर मैंने यहाँ पे इसको सेम बना दिया है ना, यहाँ पे कोई ये नहीं बोलेगा कि सर यहाँ पे तो बेस सेम है फिर पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करो फिर पावर को कंपेयर करो। अब ये आ गया 3 की पावर 20 और 3 की पावर 2 के, तो बेस इज नाउ सेम, सो आई कैन कंपेयर दी पावर्स। तो आई कैन राइट 20 इज इक्वल टू 2 to the 2 into k। So from here I get k is equals to 20 divided by 2, which is equal to 10। This is my answer। yes, देखो किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है, then if there is no problem then we'll go on to the next question। ठीक है, अच्छा चलो you try this question, फिर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, if चलो इसको कर लेते हैं, evaluate। evaluate का मतलब you should find, evaluate 625 upon 11 into 14 upon 25 into 11 upon 196। अच्छा इसको कोई मल्टीप्लाई नहीं करेगा कि 625 इंटू 14 मल्टीप्लाई करके नहीं बताएगा, मुझे चाहिए कि हम एक्सपोनेंट्स का यूज करें। तो 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो कि क्या लिखा जा सकता है, 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, एंड देन यू थिंक कि क्या लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप ये लोग करोगे, आई विल बी बैक इन 2 to 3 मिनट्स। ठीक है, तब तक ये करो।
यस, एनीवन विद द आंसर? किसी का आंसर आया? अरे किसी का नहीं आया। चलो देखो, इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये 625 है ना, तो 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यू शुड अंडरस्टैंड कि इसको लिखा जा सकता है 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, देन इंटू 14 को क्या लिख सकते हैं, 14 कैन बी रिटर्न है 7 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे 11 एज इट इज, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, then multiplied by 11 को as it is, and this 96 196 196 को क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, so this should be 2 into 2 into 7 into 7, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, नाउ इफ आई अंडरस्टैंड दिस, तो यहाँ से देखो ना, ये 5 एक कैंसिल हो गया, ये दूसरा 5 भी कैंसिल हो गया, ये 11 यहाँ से कैंसिल हो गया, एक 7 यहाँ से कैंसिल हो गया, और एक 2 यहाँ से कैंसिल हो गया। तो बचा क्या मेरे पास, 5 इंटू 5, न्यूमरेटर में सारे कैंसिल हो गए, डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2 इंटू 7, सो दिस इज इक्वल टू 25/14, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, किसी को 625 को अगर 5 की पावर 4 लिखते हैं ये पता होगा तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दैट सिंप्लीफाई -1 whole to the power of 8 divided by -1 whole to the power of 5, then -1/2 whole to the power of 5 divided by -1/2 whole to the power of 3। This is the question। कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे ये माइनस साइन है, तो माइनस साइन के साथ सेपरेटेड हुआ, ऐसा कुछ हमने लॉ पढ़ा ही नहीं है। ये इसको ऑब्जर्व करो, यहाँ पे सेम बेस है, -1/2 और -1/2, और पावर 8 और 5 डिफरेंट है, चलेगा, बट डिवीजन में तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग एक्सपोनेंट का लॉ, -1/2 होल टू द पावर ऑफ 8 -5, देन माइनस टाइम्स ऑफ, यहाँ पे कितना आएगा, -1/2, और यहाँ पे भी -1/2 है, सो दिस इज -1/2 होल टू द पावर ऑफ 5 -3। यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट डायरेक्टली लिखा जा सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो आगे क्या करेंगे इसको, -1/2 होल पावर 5 8 - 5 इज 3, माइनस दिस इज -1/2 5 - 3 इज 2। ठीक है, चलो नाउ 1 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले मैंने क्लास में बताया कि इसका मतलब कि मैं -1/2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, सो दिस इज -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2, and then -1/2 into -1/2। ठीक है, so this will be equal to 1/8, then -1/4। क्यू 8 हो गया, अच्छा ये माइनस होगा, सॉरी, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 2 इज 4। सो इसको सिंप्लीफाई कर लो। What is the LCM of 8 and 4? The LCM of 8 and 4 is 8, तो यह आ जाएगा -1, एंड माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, so this is finally equal to -3/8। This is the answer। ठीक है, चलो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। फिर आ जाते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि सिंप्लीफाई simplify 125/27 into 9/25 whole to the power of, whole to the power of, नहीं इसका क्यूब कर लेते पहले, माय मिस्टेक, इसका क्यूब लिख लिया मैंने, देन इसका ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 3/5 होल स्क्वायर, 3/5
होल स्क्वायर। ये चलो सोल्यूशन। सो आई थिंक पहले तुम लोग ट्राई करो फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें 125/27 लिखा हुआ है, तो अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा तुमको कि 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना पड़ेगा। वंस यू डू डी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 125 तुम्हें पता चलेगा कि 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब और 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। ठीक है सर। इनटू 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 5 को क्या लिख सकते हैं 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर होल पावर 3। देन डिवाइडेड बाय। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना चाहिए कि जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं उसको लिख लेना चाहिए, सो दैट वी कैन यूज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये तो 3/5 होल का स्क्वायर लिखा ही है। ठीक है, अब आगे देखो इसको क्या करेंगे कि 5 का क्यूब, इसको ऐसे ही रहने दिया, चलो 5 क्यूब अपॉन 3 का क्यूब इनटू 3 की पावर 2 होल पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5 होल स्क्वायर। एंड ये 3 तो बाहर है ही ऑलरेडी, सो दिस इज 3। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया देखो ध्यान से, a की पावर m अपॉन b की पावर m, दिस इज इक्वल टू a/b होल टू द पावर ऑफ m। ये यूज किया मैंने यहां से यहां जाने में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, अच्छा ये डिवाइडेड बाय मैं भूल ही गया, 3/5 होल का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 5 क्यूब अपॉन 3 क्यूब इनटू ये क्या आएगा अभी, यूजिंग द लॉ अगेन आई कैन राइट दिस एज 3/5 होल टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाय 3/5 का होल स्क्वायर। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप आई कैन राइट दिस एज 5 क्यूब अपॉन 3 क्यूब इनटू, इसको लिख सकते हैं 3/5 होल टू द पावर ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 3/5 होल स्क्वायर। नाउ पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो वंस आई सिंप्लीफाई दिस, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अभी, दिस इज 5/3 मतलब 5 क्यूब 3 क्यूब इनटू दिस इज 3 टू द पावर ऑफ 6 अपॉन 5 टू द पावर ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 3/5 होल का पावर 2। नाउ इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 6, सो दिस इज 5 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 6 एंड दिस विल बी 3 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 6 एंड डिवाइडेड बाय, अच्छा इस डिवीजन को अगर मैंने अभी मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लिया तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ इनटू 5/3 का होल स्क्वायर, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/5 की जगह 5/3 हो जाएगा, सो दिस इज 5 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 6 इज -3, यह आ जाएगा 3 टू द पावर ऑफ -3 इंटू 5/3 का होल स्क्वायर। अब देखो तो अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं अभी कि दिस इज 5 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, तो नाउ सिंस इट इज मल्टीप्लीकेशन बेस सेम है तो यह आ जाएगा 5 की पावर -3 प्लस 2 एंड 3 टू द पावर ऑफ -3 प्लस 2 एंड फाइनली वी कैन राइट दिस एज 5 टू द पावर ऑफ -3 प्लस 2 इज -1 एंड दिस इज 3 टू द पावर ऑफ -1, तो इसको लिख सकते हैं अपन 3/5। ये एक्चुअली -1 लिखा हुआ है ना, तो a टू द पावर ऑफ -m को हम लिख सकते हैं 1/a टू द पावर ऑफ m, तो दिस ऑल्सो एज अ लॉ यू कैन ऐड इट ओवर देयर। ठीक है, चलो मैं खुद ही ऐड कर देता हूँ, सो दिस इज माई आंसर। ठीक है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं है तो पूछ सकते हो, सो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, लॉस कहाँ पड़े थे, ये 6th, सो 7th लॉ यू कैन ऐड इट कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है a की पावर -m, दिस कैन बी रिटन एज 1/a टू द पावर ऑफ m, माइनस है तो वो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो नाउ दिस इज डन। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है एंड दैट इज राइटिंग द नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है,
स्टैंडर्ड फॉर्म of a large number or a very small number of a large number, एक बड़े नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म या छोटा भी बोल सकते हो। तो देखो इसमें क्या करना है कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक नंबर a है, ये a बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको मैं हमेशा इस फॉर्म में लिख सकता हूँ m इंटू 10 टू द पावर ऑफ सम लेट से c या 10 की पावर b। इसको हमेशा इस तरह से लिखा जाता है। मतलब क्या हुआ अभी समझ में आएगा। जहां पे ये m क्या है, दिस m लाइज in between 1 to 9, 1 to 9 मतलब ये सिंगल डिजिट नंबर होगा। इन द सेंस मान लो मेरे पास नंबर है 325461792। दिस इज अ वेरी बिग नंबर। सो द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, या ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लार्ज नंबर। नाउ सिंस दिस इज अ वेरी लार्ज नंबर, सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि तुम्हें तो ये पता है कि अगर ये बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ऐसे लगा सकता हूँ मैं 325461792 पॉइंट, मतलब ये डेसिमल पॉइंट 0 सा लिख सकता हूँ मैं। एनी नंबर कैन बी रिटन, जैसे अगर मेरे पास 2 लिखा हुआ है, 2 कैन बी रिटन एज 2.0, राइट। सेम नाउ टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो मैंने क्या बोला कि किसी भी बड़े नंबर को तुम m इंटू 10 की पावर समथिंग लिख सकते हो, और ये जो m है ये क्या होना चाहिए, नंबर लाइंग बिटवीन या 1 टू 9 में से कोई भी डिजिट हो सकता है। ओके तो अगर ये 1 से लेके 9 तक का कोई डिजिट हो सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल पॉइंट को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये डेसिमल पॉइंट को उठा के यहाँ पटक देंगे, जैसे इसको पटक देंगे यहाँ पे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो इसका मतलब दिस डेसिमल पॉइंट इज नाउ 3 पॉइंट आ गया। तो ये डेसिमल पॉइंट कितने प्लेसेस शिफ्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो दैट इज 0.25461792, 8 डिजिट्स इट हैज बीन शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ जाएगा इनटू 10 टू द पावर ऑफ, जितना डेसिमल पॉइंट जितने डिजिट शिफ्ट हुआ उतने 10 की पावर में लिख दो, दैट इज 10 टू द पावर ऑफ 8, है ना। आई थिंक समझ में आ गया। इसी तरह से मैं कोई भी बहुत बड़ा नंबर ले लूंगा ना तो इसको लिख सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने नंबर ले लिया, मैंने क्वेश्चन लिखा एक्सप्रेस, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसमें क्या है, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्रेस 313 क्यों लेना है बार बार, चेंज कर देते, एक्सप्रेस 51256000000 in standard form, in standard form. Now again you can see that this is a very huge number. इस बड़े से नंबर को मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म बोल सकते हो, या समझने के लिए वी कैन राइट, बिकॉज बार बार इतना लिखना तो पॉसिबल नहीं है। तो अब देखो इसको कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ 51256 एंड हाउ मेनी जीरो, 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6, तो डेसिमल लगा दो यहाँ पे 0। सो इट मीन्स दिस डेसिमल हैज टू बी शिफ्टेड इन बिटवीन 5 एंड 1। तो हाउ मेनी डिजिट्स आई एम शिफ्टिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, so this can be written as 5.1256। now ये 000 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, I can skip that, but how many places I have shifted the decimal, as I said 4, then 3 7 and 3 10, 10 places, so this should be 10 to the power of 10। दिस इज द वे आई कैन अंडरस्टैंड कि जितने भी डेसिमल प्लेसेस मैंने शिफ्ट किया होगा उसके करस्पॉन्डिंग आई कैन राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, मान लो कि ऐसा मैंने लिख दिया, अगेन सेम क्वेश्चन कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है 70987856.32, दिस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, दिस डेसिमल हैज टू बी शिफ्टेड इन बिटवीन 7 and 0। तो पटको इसको वहां पे, जैसे इसको पटका तो क्या होगा, why we shift this
decimal between 5 and 1 because if you see standard form मतलब there is a definition. The standard form definition क्या बोल रही है कि किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि ये a को m इंटू सम 10 की पावर लिखना है. तो ये m क्या है? दिस हैज टू बी अ नंबर लाइंग बिटवीन 1 to 9 ना. तो अगर मैं डेसिमल को यहां से यहां शिफ्ट कर देता हूं तो m की वैल्यू देखो 512 हो जाएगी, बट वो नहीं कर सकता हूं. दैट इज कमिंग फ्रॉम द डेफिनेशन कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब वो होता है कि डेसिमल के पहले, ये डेसिमल जो लिखा हुआ इसके पहले जो लिखा होगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कुछ हो सकता है. दैट इज द आइडिया. समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने 5 और 1 के बीच में शिफ्ट किया. अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट ये 7 और 0 के बीच में जाएगा क्योंकि डेसिमल के पहले 1 2 3 4 5 6 9 में से कुछ हो सकता है. तो मैं डेसिमल को अगर यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ऐसा तो नहीं होगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब वो होता है. ठीक है, तो अब ये आ जाएगा 7.098563 कितने प्लेसेस शिफ्ट किए मैंने? 1 2 3 4 5. सो दिस इज 10 to the power of 5. किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलो. अब अगर इसी तरह से मैंने छोटा नंबर ले लिया, बहुत छोटा नंबर ले लिया, मान लो कि मैंने ले लिया क्वेश्चन 0.00004567. ठीक है, ये ले लिया. ठीक है, वैसे छोटे नंबर का होगा नहीं तुम्हारे पास, मतलब तुम्हें करना नहीं होगा, बट स्टिल. अब इसको मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अगेन द आइडिया इज सेम. आइडिया सेम कैसी है? अब देखो ये डेसिमल को पॉइंट को मैं कहाँ शिफ्ट करूं? मुझे क्या चाहिए कि डेसिमल के पहले 1 से लेके 9 तक का कोई डिजिट होना चाहिए. तो इसका मतलब मेरे को इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ इस तरह से शिफ्ट करना पड़ेगा. तो जैसे मैंने इसको यहां पटका तो ये कितना हो जाएगा? 4.5627 इनटू 10 की पावर. अब मैंने डेसिमल को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट किया है, तो जितने भी डिजिट मैंने शिफ्ट किया 1 2 3 4 और ये 5. सो अब वो -5 लिखना पड़ेगा. यू कैन नॉट राइट +5. सो जब मैं डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर रहा हूं तो माइनस आएगा, और जब मैं लेफ्ट से राइट में कर रहा हूं, है ना, जब तक अभी तक कर रहे थे हम, तो इट शुड बी पॉजिटिव एक्सपोनेंट. ठीक है, वैसे ये होगा नहीं तुम्हारे बुक में, बट ठीक है, मैंने बता दिया. दिस इज द वे यू कैन कन्वर्ट एनी लार्ज नंबर या कोई भी बड़े नंबर को छोटे फॉर्म में यू कैन राइट इट डाउन. किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीथिंग? ठीक है, आई थिंक दिस इज इट. एक्सपोनेंट एंड पावर में दिस आर द थिंग्स. नाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम योर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जितने भी है ना. नाउ नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? जो लास्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट इज दैट लास्ट टॉपिक? Why we not shift 7 and 2? 7 and 2 कहाँ पे है बेटा? इस केस में बोल रहा है क्या? Why didn't I shift over here decimal point? ऐसा ये क्वेश्चन है क्या तेरा? यस. तो बेटा दैट इज द थिंग. देखो अगर मैंने कर दिया, आपने जैसे बोल दिया, चलो मैंने लिख लिया इसको 4562.7. अब इंटू जो भी आएगा ये, ठीक है, इंटू 10 की पावर ये आ जाएगा. अब की बार इंटू 10 की पावर कितने डिजिट चले गए अपन? 4 5 6 7 8. 10 की पावर -8. प्रॉब्लम इस कि ये डेसिमल के पहले इतना बड़ा नंबर आ गया ना, 4562. नहीं चलता ये. मुझे चाहिए सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कुछ. वो तरीका है लिखने का, वो डेफिनेशन से आ रहा है ना. लिख तो तुम ऐसे भी सकते हो, बट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो क्वेश्चन अगर उसने लिखा है एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो इसी तरह से लिखना पड़ेगा. ये करेक्ट है, बट दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म. प्रॉब्लम ये एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म. समझा अभी? ठीक है, क्वेश्चन एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसीलिए इस तरह से लिखना है. ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन ही वो थी, इसलिए वो मैंने पहले लिख दी थी. ठीक है, हाँ, तो मैंने बोला कि एक्सपोनेंट पावर इज कंप्लीटेड.
अब तुम्हें एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अब जो हमारा आखिरी टॉपिक बचा है, व्हाट इज द लास्ट टॉपिक लेफ्ट? आई थिंक द लास्ट टॉपिक लेफ्ट इज विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स वाला टॉपिक बचा हुआ है, वो हम मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना है? अभी तो 5 मिनट में हम स्टार्ट नहीं कर सकते ना, देयर आर 5 मिनट्स, वो तो नहीं पढ़ सकते। सो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दैट इज द लास्ट टॉपिक, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। बहुत ईजी है वो, जल्दी से खत्म हो जाएगा। हाँ, दिस चैप्टर वाज वेरी इजी। तो लास्ट के चैप्टर्स ही इजी थे। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके 7th में होते हैं, दोज आर सिंपल इक्वेशंस, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, फिर कॉन्ग्रुएंसी, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, रैशनल नंबर्स, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थोड़ा बहुत, वो अभी के टॉपिक बहुत इजी है। अभी जो आखिरी टॉपिक आएगा दैट इज आल्सो वेरी इजी। उसमें मतलब देयर इज नथिंग मच आई कैन एक्सप्लेन। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप आपको, ठीक है, विल स्टडी दैट जो भी होगा लास्ट क्लास में। दैट शुड बी द लास्ट क्लास। ठीक है, चलो देन बाय एवरीवन। Bye, sir. Good night. यस बाय, गुड नाइट, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। Bye, sir. Good night. Thank you, sir. Bye, sir. Good night.